का सिक्सर लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो सबसे पहले आपको बिहार की 6 बड़ी खबरें दिखाएंगे, दुनिया जहान की भी आपको 6 महत्वपूर्ण खबरें बताएंगे और बात क्राइम से लेकर बिजनेस की भी होगी। खेल से जुड़ी हुई जानकारी अब तक पहुंचाएंगे और मनोरंजन की खबरों से आपका भी मनोरंजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 6 का सिक्सर। अररिया से एक बड़ी खबर है। देखिए, पैक्स अध्यक्ष को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। गंभीर हालत में पूर्णिया मैक्स अस्पताल रेफर किया गया है। ये बड़ी खबर अररिया से पैक्स अध्यक्ष को गोली मारने की खबर सामने आ रही है। बताते चले आपको, गंभीर हालत में पूर्णिया मैक्स अस्पताल रेफर किया गया है। गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देख सकते हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बाइक सवार उतरता है और यहां पर आके गोली चला देता है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरीके से ये बाइक सवार उतरता है और उसके बाद गोली बरसा देता है। आपको बताते चले, पैक्स अध्यक्ष संतोष मंडल, पलासी थाना के उरलाहा चौक की ये घटना बताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बदमाश है, इसके हौसले कितने बुलंद है। दिन दहाड़े यहां पर गोली मारी गई है। सीसीटीवी फुटेज ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि हौसले किस कदर अपराधियों के बुलंद होते जा रहे हैं। बताते चले आपको, ये युवक बाइक सवार उतरता है, हेलमेट लगाया हुआ है। इसका जो चेहरा है वो ढंग से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सामने कार में बैठे हुए थे पैक्स अध्यक्ष संतोष मंडल, जिनको गोली मारी गई। पलासी थाना के उरलाहा चौक की ये घटना है। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है। गोली कांड दिन दहाड़े। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बिहार के लिए बाढ़ एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में इस बार के बजट में बाढ़ से निपटने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और बाढ़ से निपटने के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। निर्मला सीतारमण मधुबनी के झंझारपुर में आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में पहुंची थी, जिसमें उन्होंने रोजगार के लिए 1021 करोड़ रुपए का लोन वितरण किया। इस दौरान लोगों को मैथिली और संस्कृत भाषाओं में भारत के संविधान की कॉपी भी सौंपी। निर्मला सीतारमण ने महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार के काम की तारीफ भी की और मिथिला में मां जानकी का भव्य मंदिर बनाने का भी संकल्प लिया। देख के हम सब बहुत खुश थी। सब मधुबनी की ये धरती कृतार्थ। बिहार के लिए बाढ़ रोकने वाले कार्यक्रम में बहुत सारे विशेष ध्यान दिए हैं। इन सब के अलावे रेलवे स्टेशन हो या कुछ ग्राम सड़क योजना हो, इन सब का भी प्रावधान हम कर रहे हैं। मां सीता के भूमि में खड़े होकर के मैं वैसे बातें नहीं बोल रही हूं। ये हमारे संकल्प है, इधर अच्छा सा एक मां सीता का मंदिर, भव्य मंदिर आप सबके आशीर्वाद से बनाना चाहिए। आज वो संविधान मैथिली भाषा में भी आ गए हैं, उसका कॉपी मैंने आपके सामने ही वरिष्ठ लोगों के हाथ में रखी। इधर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा अच्छा सा महिला ग्रुप्स बहुत बनाया गया है। बैंकों के द्वारा उनका भी बहुत असिस्टेंस देने के लिए कार्यक्रम हम योजनाबद्ध है, आगे बढ़ाएंगे उस रास्ते में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिवसीय बिहार दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने मधुबनी के मिथिला हाट में मिथिला थाली का भी स्वाद चखा। उन्होंने इसकी तारीफ भी की। वित्त मंत्री को मड़वा की रोटी, मखाने की खीर और ओल की चटनी सबसे अच्छी लगी। कैसी है मिथिला हाट की थाली जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पसंद आई, जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंची, जहां मधुबनी में मिथिला हाट में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। मिथिला के व्यंजनों का स्वाद चखा। उन्होंने मिथिला के व्यंजनों की जमकर तारीफ भी की। जब वो मिथिला हाट आई, उनके स्वागत की पूरी तैयारी थी। मिथिला व्यंजन उनके सामने ये परोसे गए। मिथिला हाट आप आएंगे तो आपको भंसाघर नजर आएगा और वहां पर आपको भंसाघर में आपके पुरानी संस्कृति, ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश नजर आएगा। मिट्टी का आंगन और ये लकड़ी का टेबल और इस पर ये मिथिला व्यंजन। इस मिथिला व्यंजन में खास तौर पर उन्होंने जो मरुआ की रोटी है, ये देखिए मरुआ की रोटी यहाँ पे खास तौर पर बनाया जाता है। मिथिला के खास व्यंजनों में से इसे एक माना जाता है, यानी मरुआ की रोटी और उसके साथ साथ ये जो मखाने का खीर है। ऐसे तो कई सारे व्यंजन यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका स्वाद उन्होंने चखा है।
और इसकी तारीफ भी की है। तो जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिथिला के व्यंजनों का स्वाद चखा, यहाँ के मरुआ की रोटी, मखाने की खीर, ओल की चटनी के साथ साथ जो ये संस्कृति और सभ्यता आप देख रहे हैं, पीतल के बर्तन में पानी आप ग्लास में पिएंगे, पीतल के बर्तन में आपको खाना सर्व किया जाएगा। इस संस्कृति को वो यहाँ देखी और यहाँ पर वो खाना खाकर वापस लौटी हैं। बिहार की उन्होंने जमकर तारीफ की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उन्होंने जमकर तारीफ की, साथ ही साथ मिथिला के व्यंजनों की भी उन्होंने जमकर तारीफ की है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 मधुबनी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मिथिला की परंपरा के मुताबिक खोइछा भी दिया गया। दरअसल कार्यक्रम के बाद वो दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के आवास पर पहुंची, जहां उन्होंने सांसद के परिवार के साथ वक्त बिताया। इसके बाद मिथिला की परंपरा के तहत सांसद की बुजुर्ग मां रामसागर देवी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खोइछा दिया। बता दें आपको, मिथिला में जब बेटी जाने वाली होती है तो उन्हें खोइछा दिया जाता है। मिथिला की संस्कृति को देख वित्त मंत्री बेहद प्रभावित हुई। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और जमीन मालिकों को सर्वे के कागजात जमा कराने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया था, जो अब खत्म हो रहा है। ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि जिन लोगों ने कागजात जमा नहीं किए हैं उनके लिए विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है और समय बढ़ाने के साथ ही कागजात को लेकर कई और भी चीजें जो हैं वो आसान हो सकती हैं। दिलीप जायसवाल से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। 30 नवंबर का तारीख था जब फॉर्म भरने का लास्ट डेट था। आज राजस्व भूमि सुधार विभाग ने जो सर्वेक्षण का काम शुरू किया है, आज 30 नवंबर है। आज के बाद फिर क्या, जिन लोगों ने नहीं जमा किया? देखिए, राजस्व मंत्री के रूप में मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देता हूं कि आपको 30 नवंबर का डेट याद है। यानी आप धरातल के आम लोगों की चिंता चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। जिस तरह का पूरे बिहार का सर्वे का समीक्षा विभाग के द्वारा कराया गया, करीब 75 लाख परिवार ने अभी तक सर्वे में अपना सभी कागजात और ऑनलाइन पोर्टल पर जो है सेल्फ डिक्लेरेशन कर चुके हैं। तो बंसावली को नोटरी से या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या पंचायती राज के प्रतिनिधि से, सरपंच मुखिया से अटेस्टेड कराने की बात थी और उसके लिए उनको सरकार के यहां या पंचायती राज में चक्कर लगाना पड़ता था। पटना के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण मेला का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने मेले का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश ने मेले का मुआयना करने के साथ साथ कृषि यंत्रों का भी जायजा लिया। मेले में महिलाओं के बीच कृषि यंत्र का वितरण भी किया गया। सीएम नीतीश ने नालंदा के हरनौत के लक्ष्मीनिया देवी को कृषि यंत्र दिया। वैशाली की महिला सहित 2 महिला को ट्रैक्टर भी भेंट किया। कृषि यंत्र मेला के आयोजन की सीमा आपको बता दें, आयोजन की सीएम नीतीश कुमार ने तारीफ भी की और वहीं नीतीश कुमार ने यह कहा है कि कृषि के क्षेत्र में जितना काम हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद कृषि में बहुत काम हुआ है। अब कृषि के साथ साथ हर जगह महिलाएं जो है वो दिखाई देती हैं। पहले बिहार में कोई काम नहीं हुआ था। धरती को, हरियाली को के काम करा के जितना हुआ, इस तरह का तो कितना बार मीटिंग होता है जहाँ जहाँ लोग पढ़ाई कराते हैं। जैसे बहुत अच्छा हो रहा है, कृषि का कितना अच्छा काम होता है। लेकिन सर आज जो प्रकार की खेती होती है, अब पहले कोई खेती होता था? अरे भाई याद करिए ना, खाली भुलाइएगा मत। याद था जी, हम 5 नवंबर में आए थे और उसका सब काम जो शुरू किया आप बोल रहे सब काम करवाए। हम महिला की तरह के दिखते हैं, आप लोगों को मरवा कम है, नहीं देखते। पहले क्या था, एक तरह से पहले नहीं था। आप सब जगह पर सबके लिए काम। अब महिलाएं कितना बढ़िया से चारों तरफ काम करती। हम ही लोग ना सब कुछ शुरू से करवाए हैं। किसानों पर नीतीश कुमार के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। आरजेडी और कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार को बोले से पहले तथ्यों को परखने की नसीहत दी और बिहार में किसानों की क्या हालत है ये भी देखने की सलाह दी। मंत्री जी कह रहे हैं कि पहले खेती होता ही नहीं था। ये देश में कृषि प्रधान देश है। इस देश में खेती युगों युगों से होता आ रहा है, होता रहेगा। अब तो हमारे अन्नदाता भाई, किसान भाई परेशान हैं। अरे भाई, बोलने से पहले कुछ तो सोच लीजिए। आपके रीजन में किसानों की क्या हालत है, थोड़ा योजनाएं उठाइए।
कितने सुसाइड हो रहे हैं, किसानों की क्या बदहाली है, कोई सुनने वाला नहीं हो उनका। और सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता, ये तथ्य है। आसपास जो आपके लोग जो है ना, उनसे पूछिए कि सच्चाई से अवगत कराएं, भ्रम में न रहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पहले खेती होता ही नहीं था। ये और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से धमकी मिली है, जिसमें 24 घंटे के अंदर हत्या करने की चेतावनी दी गई है उनको। और ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आई है और पाकिस्तान के एक नंबर से एक मैसेज आया, जिसमें बम ब्लास्ट का वीडियो भी भेजा गया है। मैसेज में लिखा था, आखिरी दिन मजे कर लो, 24 घंटे में हत्या कर देंगे। धमकी मिलने के बावजूद पप्पू यादव ने कहा है कि वो किसी भी धमकी से नहीं डरते हैं और सच बोलने और इंसानियत के लिए लड़ने का जज्बा रखते हैं। न्यूज 18 से बातचीत में पप्पू यादव ने Z+ सुरक्षा की मांग की है। तो ये सवाल आया, बयान आया मारने का, तब मैं मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, DGP साहब, IG साहब सबको दिया। ये लोग कहां से प्रभावित? देखिए, कोई सुरक्षा ही नहीं है, मैं तो कोई मांग ही नहीं किया। सुरक्षा देने की जिम्मेदारी वाय तो ये शुरू से है भैया, आज से थोड़ी है। ये वाय श्रेणी 7 बार सांसद MLA रहे। नहीं, मुझे कोई जट सुरा नहीं भैया। अब तो वो मेरे परिवार की बात करता है, मेरे बच्चों की बात करता है। बिहार में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है और ये लगातार फैलता जा रहा है। बक्सर में पिछले दिनों हुई ईसाई मिशनरीज की ओर से धर्मांतरण के खेल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जबरन धर्मांतरण के धंधे को एजेंट के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें विदेशों में संचालित संस्थाओं की मिली भगत की भी बात सामने आई है। चाहे वो फंडिंग की बात हो या फिर दूसरे रूप में मदद की, पूरा का पूरा खेल एक सुनियोजित प्लान के तहत की जा रही है, जिसमें नेटवर्क, कंपनी, ट्रस्ट और NGO की बड़ी भूमिका शामिल है। बिहार के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिशनरीज की ओर से मुफ्त इलाज, शिक्षा, नौकरी, शादी और आर्थिक मदद का झांसा देकर के उनको फंसाया जा रहा है। बक्सर में हुए धर्मांतरण के खेल में तमिलनाडु के होप इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट का भी नाम सामने आया है, जिसमें एक आरोपी राज मसीह के नाम का भी खुलासा हुआ है। ऐसे में जांच का दायरा बढ़ गया है और हर एंगल से जांच की जा रही है। कैमूर पुलिस ने नकली नोट से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने, आपको बता दें कि 2 आरोपियों को भभुआ शहर के एकता चौक के पास से गिरफ्तार किया, जिनके पास से कई सामान भी बरामद हुए, जिससे ये लोग नकली नोट बना करके ठगी करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गिरोह नोट पर केमिकल लगाकर लोगों को झांसा देकर ठगी करता था, जिसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार लोगों के पास से नकली नोट बनाने का केमिकल, सादा कागज और 500 रुपए का नोट भी बरामद किया गया है। है वो, हाँ, किसी के हाथ में क्या करता है, ये लोग जो ओरिजिनल जो 500 का नोट है, वो जो पहले से ब्लैकनिंग किया हुआ है, उसके हाथ में वो थमा देता है। तो फिर वो बोलता है कि आप इसको रखे रहिए, 5 मिनट बाद ये ओरिजिनल नोट निकल के आ जाएगा। फिर बातों बातों फिर 5 मिनट बाद क्या करता है कि उसके हाथ से जो कागज़ लेता है वो एक्चुअल में ओरिजिनल नोट ही रहता है, लेकिन उसके ऊपर वो ब्लैक डाई घिसा हुआ रहता है। फिर उसको ये लोग थिनर से उसके सामने साफ करते हैं, जिससे सामने वाले को विश्वास हो जाता है कि जो प्लेन पेपर था वही नोट में कन्वर्ट हो गया। इस तरह सामने वाला उसके झांसे में आ जाता है। फिर उनसे इनकी डील होती है कि तुम 10,000 का दो तो हम तुमको 20,000 का करेंसी नोट के साथ केमिकल देंगे, या 50,000 दो तो 1 लाख का देंगे। इसी जो जिस प्रकार का कस्टमर पकड़ाया इनका, इस तरह से झांसे में आके वो अपना कुछ ओरिजिनल जो भी पैसा देता है। और अब बात देश विदेश की करते हैं तो बांग्लादेश से खबर है। देखिए, बड़ी खबर है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के भैरव में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ है, इसे लेकर के एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे कोलकाता इस्कॉन ने जारी किया है। इससे पहले बांग्लादेश के चटगांव में संतोषवरी मंदिर पर हमला किया गया था। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर आई कि न सिर्फ चटगांव में संतोषवरी मंदिर पर हमला किया गया है, बल्कि पंथारघटा में भी हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस्कॉन मंदिर पर
यहाँ पर भैरव पर हमला किया गया, चटगांव में भी हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है और चिन्मय दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में हिंदुओं की स्थिति बेहद वहां पर संवेदनशील बनी हुई है। बांग्लादेश की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संतोषवरी मंदिर पर हमले की खबर सामने आई। इसके बाद न केवल संतोषवरी मंदिर बल्कि कई और मंदिरों को ढाने की वहां पर साजिश जो है वो चल रही है। वहां पर हिंदुओं की स्थिति काफी गंभीर है। बता दें आपको, हिंदू मंदिर पर लगातार जो है हमले किए जा रहे हैं। चटगांव में भी हिंदू मंदिर पर हमले हुए हैं। चिन्मय दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर से एक बड़ी खबर, लॉरेंस गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। एक महिला समेत 7 बदमाश गिरफ्तार। आपको बता दें, गैंग के इशारे पर फिरौती और धमकी देने का ये लोग काम करते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस गैंग की महिला सहित 3 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से 2 पिस्टल और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी महिला अलग अलग जेलों में बंद होकर गैंगस्टर्स तक पहुंचाती हैं लॉरेंस का संदेश। आपको बता दें कि महिला आरोपी ही तय करती हैं कि किसकी करवानी है जमानत और किसको करवाना है किस जेल में ट्रांसफर। आरोपी महिला के खिलाफ जयपुर, दिल्ली, हरियाणा के कई थानों में मामले दर्ज हैं। तो 7 बदमाश लॉरेंस गैंग के जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें आपको बता दें कि महिला भी गिरफ्तार हुई है। तो आरोपी महिला जो है वो अलग अलग जेलों में बंद गैंगस्टर्स तक लॉरेंस का संदेश पहुंचाती हैं और ये जो महिला आरोपी हैं वो ही तय करती हैं कि किसकी करवानी है जमानत और किसको करवाना है किस जेल में ट्रांसफर। आरोपी महिला के खिलाफ जयपुर, दिल्ली, हरियाणा के कई थानों में मामले दर्ज हैं। और खबर बदायूं से, बदायूं में नीलकंठ महादेव बनामा जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी मामले में अगली सुनवाई जो है वो 3 दिसंबर को होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार की कोर्ट में यह प्रकरण सुना जा रहा है। इस मुकदमे के वादी अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने साल 2022 में जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा दायर किया था। कोर्ट में सरकार पक्ष की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। मामले में अगली सुनवाई जो है 3 दिसंबर को होगी। और अब बात कर लेते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई। तो पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में भारत को 282 रन का टारगेट दिया है। दुबई के स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 281 रन बनाए। जवाब में भारत ने 33 ओवर के बाद में 5 विकेट खोकर के 150 रन बना लिए हैं। क्रीज पर निखिल 67 और हरवंश सिंह 20 रन बनाकर मौजूद हैं। किरण को 20 रन पर फैम ने बोल्ड कर दिया है। कप्तान अमान 16, आंद्रे सिद्धार्थ 15 और वैभव सूर्यवंशी 1 रन बनाकर आउट हुए हैं। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपए में इनको खरीदा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने भारत की ओडीआई टीम के लिए नई जर्सी लॉन्च की है। जर्मन स्पोर्ट्स वियर कंपनी एडिडास ने इसे बनाया है। इस जर्सी को बीसीसीआई के सचिव जय शाह और महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लॉन्च किया। नई जर्सी में कंधों पर 3 पट्टियों को तिरंगे का शेड दिया गया है। जर्सी का नीला रंग पिछली जर्सी से थोड़ा हल्का है, लेकिन साइड्स में इसे गहरा रंग देकर के खास लुक दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं फिल्मी जगत की। तो देखिए, अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म में अजय देवगन ने अपनी शानदार एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस भी किया था। अब एक बार फिर से अजय देवगन और ओम राउत साथ में काम करने जा रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ ऋतिक रोशन भी नजर आने वाले हैं। ये तिगड़ी खूब धमाल मचाने वाली है। फिल्म में 2 पावरफुल एक्टर्स नजर आने वाले हैं। ऋतिक फिल्म में विलन के रोल में नजर आएंगे। अजय को लगता है कि ऋतिक का करिश्मा और एक्टिंग पावर प्रोजेक्ट को और पावरफुल बना देगा।